आज से ठीक 15 साल बाद YouTube बंद हो जाएगा और जितने लोग अभी क्रिएटर्स हैं और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से अपनी अर्निंग कर रहे हैं उनमें से 95% लोग उस टाइम पे बिना किसी काम के और बिना किसी कमाई के रह जाएंगे। और ये सारी चीजें मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, लेकिन ये एक डार्क रियलिटी है जो कि बहुत ही जल्द सच होने वाली है, क्योंकि क्रिएटर्स इकोनॉमी 10 साल के अंदर खत्म हो जाएगी और एक नई इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने भी यूट्यूब को करियर बनाने का सोच लिया है तो रुक जाओ, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और साथ में उन सभी के लिए जो कि ऑलरेडी या तो क्रिएटर्स हैं या फिर क्रिएटर बनने की सोच रहे हैं। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोगों को मेरी कई भी बात में से अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना, टेक की नॉलेज होना, सोशल मीडिया की नॉलेज होना और साथ में फ्यूचर विजन को समझने की कैपेबिलिटी चाहिए। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी डाटा और एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि ये भारी नॉलेज भी आप लोगों को इजिली समझ आ जाए। एंड बिलीव मी, ये मेरे यूट्यूब करियर की सबसे वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है और जो भी इस वीडियो को समझ गया फ्यूचर में सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिएटर इकोनॉमी क्या है। आप लोगों ने रिसेंटली देखा ही होगा कि हर कोई क्रिएटर बन रहा है। लिटरली में एक 9 to 5 जॉब करके आने वाला बंदा भी कंटेंट बना रहा है। जोमेटो स्विगी वाले डिलीवरी करते हुए कंटेंट बना रहे हैं, लोग अपनी मैरिज लाइफ का कंटेंट बना रहे हैं और बच्चे तो ऑलरेडी मिलियनेयर्स बन ही गए कंटेंट बना के। तो ये सब क्यों हो रहा है? सबके हाथों में इंटरनेट अभी आया है इसलिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अभी की इकोनॉमी में बिना क्रिएटर बने आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और इस मोमेंट पे क्रिएटर से मेरा मतलब इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है। क्रिएटर का मतलब है कुछ भी क्रिएट करना। एक फ्रीलांसर भी एक क्रिएटर है, एक ब्लॉग राइटर भी एक क्रिएटर है और एक एडिटर भी क्रिएटर ही है। जो भी वेब 2 का इस्तेमाल करके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है वो एक क्रिएटर है। अब ये वेब 2 क्या है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये स्टैट्स देखिए। जनवरी 2020 में क्रिएटर इकोनॉमी का साइज सिर्फ $104 बिलियन था और राइट नाउ क्रिएटर इकोनॉमी का साइज $200 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। और 2030 तक यानी कि आने वाले 5 साल के अंदर ये इकोनॉमी $528 बिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। अब ये स्टैट्स देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी उतना ज्यादा क्रिएटर्स अर्न करेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जब भी इकोनॉमी ज्यादा ऊपर जाती है तो एक डिप जरूर आता है और ये डिप जरूरी होता है। जो भी लोग इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी, लेकिन ये डिप क्यों आएगा और कैसे आएगा और इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये समझने के लिए आपको पहले 3 फॉर्म्स ऑफ वेब को समझना पड़ेगा। कुछ सेकंड्स पहले मैंने वेब 2 का नाम लिया था, जैसे ये तो ऑब्वियस हो गया कि वेब 1 जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो मैं सबसे पहले वेब 1 से ही स्टार्ट करता हूँ। वेब 1 को अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ये इंटरनेट का फर्स्ट फॉर्म है, यानी 1990 में जब लोगों ने पहली बार इंटरनेट को एक्सेस किया था उस फॉर्म को इंटरनेट का वेब 1 कहा गया था। अब वेब 1 के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। वेब 1 में लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते थे, उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि उस टाइम पे लोग इंटरनेट पे सिर्फ व्लॉग्स, डाटा वगैरह रीड कर सकते थे, उसे शेयर, लाइक या फिर उसमें इनपुट नहीं दे सकते थे। उस टाइम पे इंटरनेट या फिर कह लो वेब 1 में चीजें फिक्स थी, जिसे ज्यादा अपडेट नहीं किया जाता था और मोस्टली ये चीजें आर्टिकल्स या रीड ऑनली पेजेस होते थे। और वेब 1 का एरा सिर्फ 2000 तक चला, क्योंकि फिर .com बबल बस्ट हुआ, एक ऐसा बबल बस्ट जिसकी वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केट सिर्फ 2 साल के अंदर ही अपनी 78% वैल्यू लॉस कर लेती है। नंबर की टर्म्स में बताऊं तो $5 ट्रिलियन। ये सब हुआ था क्योंकि वेब 1 नया था और बहुत सारे बिजनेसेस इंटरनेट के भरोसे पे खुल रहे थे और लोगों ने इसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ देखा और एक अनरियलिस्टिक हाइप क्रिएट हो गई। इस टाइम पे classmates.com और लाइव जनरल जैसे सोशल मीडिया एग्जिस्ट करते थे जिसपे गिने चुने ही लोग थे, और जब मैं गिने चुने कह रहा हूँ तो मेरा मतलब लिटरली में गिने चुने ही है। लेकिन इंटरनेट में अपडेट आया 2004 में और वेब 2 की शुरुआत हुई। वेब 2 वेब 1 से अलग था। यहाँ पे आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकते थे, बल्कि आप उसके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते थे, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, उस पर कमेंट कर सकते हो, उसे लाइक कर सकते हो और बहुत कुछ। बेसिकली आप इंटरनेट पे अवेलेबल चीजों को सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, बल्कि उससे इंटरैक्ट भी कर रहे हो, उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। और वेब 2 में ही बनता है फेसबुक और यूट्यूब, जो कि आगे चल के क्रिएटर्स इकोनॉमी की शुरुआत करता है, क्योंकि अब लोग सिर्फ कंज्यूम नहीं करना चाहते थे, वो क्रिएट करना चाहते थे। जो भी वो देख रहे हैं या फिर जो भी वो हमेशा से करना चाहते थे उसे वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। वेब 2 राइट नाउ अपने पीक पे चल रहा है और इस फॉर्म ऑफ इंटरनेट ने वो अचीव कर लिया जिसके लिए बनाया गया था, सभी लोगों को क्रिएटर बनाना। राइट नाउ हम वेब 2 को उसके पीक पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि हर कोई क्रिएटर ही बनता जा रहा है, जो कि सच भी है और ये होना पहले से ही तय था। लेकिन जिस तरह ये कंफर्म था कि एक दिन सभी लोग क्रिएटर ही बन जाएंगे, उसी तरह ये भी कंफर्म है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे क्रिएटर्स अपने करियर को नहीं बचा पाएंगे एंड टाइम के साथ रेस हार जाएंगे। और इसकी शुरुआत हो गई है वेब 3 की वजह से। अब वेब 3 क्या है? अगर मुझे वेब 3 को एक वर्ड में कंक्लूड करना हुआ तो मैं बोलूंगा डिसेंट्रलाइजेशन। वेब 1 की लिमिटेशन थी कि उसे सिर्फ रीड किया जा सकता था,
इसलिए वेब 2 बना, जहाँ पे आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, यानी कि कंटेंट कंज्यूम भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। लेकिन वेब 2 की एक लिमिटेशन है जो कि हर क्रिएटर को पता है, वो है ओनरशिप, और वेब 3 इसी का सॉल्यूशन है। वेब 3 में आप रीड राइट एंड ओन तीनों कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि यूट्यूब पे आप जो भी कंटेंट डालते हो उसके ओनर आप नहीं रह जाते, उसका ओनर यूट्यूब खुद बन जाता है। यूट्यूब के पास सारे राइट्स आ जाते हैं, वो जब चाहे आपके कंटेंट को डीमोनेटाइज कर सकता है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर टोटली रिमूव भी कर सकता है। और इसी की वजह से काफी सारे क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी को दबा के रखते हैं, या फिर कह लो उनको फुल फ्रीडम नहीं मिल रही है, जिसके लिए एक्चुअल में इंटरनेट बना था। अभी भले ही दुनिया में जितने मर्जी क्रिएटर्स हो, लेकिन अल्टीमेटली वो सब के सब इन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज के अंडर ही काम कर रहे हैं। एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है हमारे पास। हमारे कंटेंट से ये कंपनीज पैसा कमाती है और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें दे देती है। कह लीजिए कि कंटेंट क्रिएशन भी बेसिकली एक जॉब ही बन गया है। लोग ने पहले जॉब की एक साइकिल क्रिएट करी, जिससे परेशान होकर उन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और क्रिएटर इकोनॉमी बनाई, लेकिन अब कंटेंट क्रिएशन भी एक जॉब साइकिल बन गई है। इसलिए अब इस साइकिल को दोबारा ब्रेक किया जाएगा और एक नया सिस्टम बनाया जाएगा। नाउ आई नो आप लोगों का क्वेश्चन यही है कि नया सिस्टम क्या होगा और ये कब स्टार्ट होगा और हम इसे कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पार्ट को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये पूरी वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन रीजन यही वाला पार्ट था। मैंने जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही आप लोगों को कहा था कि वेब 3 का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा और हर एक क्रिएटर खुद के कंटेंट का पूरा मालिक होगा। यही है वेब 3 में कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर, और ये चीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही वेब 3 कॉमन होगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब एक सेंट्रल अथॉरिटी है और वेब 3 में अथॉरिटीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। वेब 3 में नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे जहाँ पे क्रिएटर्स ही ओनर्स होंगे और डायरेक्टली अर्न करेंगे अपनी ऑडियंस से विदाउट एनी मिडलमैन। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये है कि अगर अथॉरिटीज ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमें पैसे कहाँ से आएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स कहाँ से अर्न करेंगे? जवाब है कम्युनिटीज से। फ्यूचर में, यानी कि आने वाले 10 साल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी टीवी की तरह हो जाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले 2000 से लेकर 2010 के करीब केबल के थ्रू टीवी देखा जाता था। हर महीने केबल कंपनी को 70 से 100 रुपए दिए जाते थे और हमें नियरली 30 से 40 चैनल्स दिखते थे टीवी पे, जिनमें से हम कुछ भी देख सकते थे। लेकिन फिर नए नए चैनल्स खुलने लगे और केबल गायब हो गया और डीटीएच सर्विस आई, जहाँ पे लोग सिर्फ अपने फेवरेट चैनल देखने के लिए पैसे देते थे। फालतू के चैनल्स के जो पैसे हुआ करते थे वो हम नहीं देते थे। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन थी कि हमें देखना वही पड़ता था जो चैनल पे आ रहा है, इसलिए ओटीटी का राइज हुआ और अब लोग टीवी में अपनी मर्जी का कंटेंट पैसा दे के देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब भी अभी एक फ्री का केबल है, जहाँ पे अभी जितने भी चैनल्स हैं उन सबको आप देख सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। लेकिन वेब 3 में, यानी आने वाले 5 साल के बाद, क्रिएटर्स अपने कंटेंट को सिर्फ अपने पेड कम्युनिटीज में ही शेयर करेंगे और क्योंकि आपको उसका कंटेंट देखना होगा तो आप उस क्रिएटर को पे करोगे, जिससे कि क्रिएटर डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से पैसे कमाएगा और बीच में यूट्यूब जैसी अथॉरिटी पैसे नहीं खा पाएगी। लेकिन ये सब होगा कहाँ पे? ये सब होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये सब वेब 3 का ही हिस्सा है। और अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो 100 साल बाद की बातें नहीं है, बल्कि राइट नाउ प्रेजेंट में ये सब हो रहा है और धीरे धीरे सब फ्यूचर की तरफ ही जा रहे हैं, बस हमें पता नहीं लग रहा है। एंड आई नो आप लोग मेरी बातें सुन के अभी तक पूरा कंफ्यूज हो चुके होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है ये आज से 3 साल बाद लोगों को रियलाइज होने वाली है। लेकिन मैंने अभी भी आप लोगों को सब कुछ नहीं बताया, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बार आप कंटेंट क्रिएशन और मोनेटाइजेशन की पूरे प्रोसेस को समझ गए वेब 3 के अंदर, तो आपकी 90% कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसलिए बस थोड़ी देर मुझे और ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ कि फ्यूचर के कंटेंट क्रिएटर्स का करियर कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले तो जैसे जैसे क्रिएटर्स को पता चलेगा कि अब डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया एग्जिस्ट कर रही है, वो धीरे धीरे यूट्यूब छोड़ने लगेंगे ज्यादा अर्निंग के लिए। ये प्लेटफॉर्म्स मस्टरडन या लेंस प्रोटोकॉल जैसी साइट्स हो सकती है, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है और ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल मीडिया है। अब जहाँ पे क्रिएटर्स जाएंगे, ऑडियंस भी वहीं जाएगी और इस बार ऑडियंस के डाटा का ओनर यूट्यूब नहीं होगा, बल्कि क्रिएटर खुद होगा। उसके पास उन सभी लोगों का डाटा होगा जो उसे देख रहे हैं। अब इस केस में क्रिएटर अपने डाटा को मोनेटाइज भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। फॉर एग्जांपल, क्रिएटर अपने डाटा के लिए किसी ब्रांड को चार्ज कर सकता है, जिन भी ब्रांड्स को डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ब्रांड्स को भी एड तो रन करनी है। और अब ब्रांड्स भी यूट्यूब या गूगल से डाटा एनालाइज करवाने की जगह खुद से एनालाइज करना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर ब्रांड्स के पास ज्यादा पर्सनलाइज्ड डाटा हुआ तो उनकी मार्केटिंग कैंपेन ज्यादा टर्नओवर ला सकती है। वेब 3 के प्लेटफॉर्म्स जिसपे कंटेंट डलेगा, वो आपको टोकन्स या क्रिप्टो दिया करेंगे उनके प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, या फिर उस पर कंटेंट डालने के लिए, या फिर जब भी आप उसके प्लेटफॉर्म पे एंगेज करोगे उस चीज के लिए भी। स्टीमिट एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो कि उस पे कंटेंट डालने के लिए आपको टोकन्स देता है, बेसिकली क्रिप्टो। एंड वेब 3 में क्रिएटर्स को पता होगा कि उनको किसी स्पेसिफिक नीश में ही वर्क करना है, इसलिए उनकी जो भी कम्युनिटीज बनेगी या फिर जो भी लोग उन क्रिएटर्स को देखेंगे वो एक नीश
ड्रिवन कम्युनिटी होगी और आपकी ऑडियंस भी आपको टोकन्स ट्रांसफर करेगी आपकी कम्युनिटी में ऐड होने के लिए या फिर बने रहने के लिए। ये काइंड ऑफ एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज हो जाएगी। ऑडियंस को प्लेटफॉर्म की तरफ से एंगेजमेंट टोकन्स मिला करेंगे जो कि वो यूज कर सकते हैं। जब भी ऑडियंस को कोई कंटेंट या कम्युनिटी पसंद आएगी तो वो टोकन्स को ट्रांसफर किया करेंगे क्रिएटर को और उन क्रिएटर्स को वो अपवोट किया करेंगे, जिससे बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि ये कम्युनिटी अच्छी है और यहाँ के क्रिएटर्स अच्छे हैं और ऐसे ही धीरे धीरे उस क्रिएटर की कम्युनिटी ग्रो होगी। क्रिएटर इवन अपने कम्युनिटी के छोटे छोटे शेयर्स भी सेल कर सकता है, जिससे जब भी उसकी कम्युनिटी बढ़ेगी तो उसको भी प्रॉफिट होगा और साथ में शेयर होल्डर्स को भी। पेट्रॉन जैसी साइट्स का भी Web3 का एक वर्जन बनेगा जहाँ पे आपके कम्युनिटी के बिगेस्ट फैंस या कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग आपके ट्रू रिवॉर्ड ले सकेंगे और रिवॉर्ड में आप कुछ भी दे सकते हैं, अपने कम्युनिटी के शेयर्स भी दे सकते हैं या फिर कोई स्पेशल कंटेंट या फिर कोई एक्सक्लूसिव मेंबर का कार्ड, कुछ भी। क्रिएटर्स का अपनी ऑडियंस के साथ उन कम्युनिटीज में वर्चुअल मीटअप्स वगैरह भी होगा मेटावर्स की वजह से। Web3 में एक टोटली आर्टिफिशियल दुनिया एग्जिस्ट करेगी जिसमें हर इंसान के पास खुद का अवतार होगा और लोग अवतार के थ्रू वर्चुअल मीटअप्स किया करेंगे। एंड वर्चुअल मीटअप्स में पार्ट लेने के लिए टिकट्स नहीं लगेंगी बल्कि आपको NFT लगेंगे। क्रिएटर्स खुद के NFT बना के उनको सेल कर पाएंगे और क्रिएटर की वैल्यू से डिसाइड होगा कि उनके NFT का क्या प्राइस होगा और जिन भी ऑडियंस को वो NFT मिला करेंगे उससे वो रीसेल भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, यानी कि लेन देन चलता रहेगा। ये होने वाली है फ्यूचर कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ। इस तरह फ्यूचर कंटेंट क्रिएटर्स अपने कंटेंट को शेयर करके अर्न करने वाले हैं। एंड आई गेस अभी तक आप समझ गए होंगे कि एक बार Web3 आ जाए तो क्रिएटर के पास कितने ज्यादा सोर्सेस होंगे अर्निंग के। उनको सिर्फ एड्स के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा बल्कि ऑडियंस और क्रिएटर आपस में मिलकर एक दूसरे को ग्रो करवा सकेंगे और Web3 में ऑडियंस भी अर्न करेगी क्रिएटर्स के ग्रो होने पे या फिर उनकी कम्युनिटी में ऐड होने के बाद। और यही वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। फ्यूचर में सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वैल्यू होगी तो सिर्फ कम्युनिटी की। कम्युनिटी एक ऐसी ऑडियंस की जो कि पे कर सकते हैं, आपको देखना चाहते हैं और आपको आगे ले जाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है लेकिन ऐसा होगा इसका क्या कंफर्मेशन है और हम क्यों माने कि ये सब इतनी जल्दी होने वाला है। वेल आपके इस डाउट को भी मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो रिसेंटली हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कम्युनिटी का एक फीचर निकाला है, लेकिन आप लोगों ने सोचा कि क्यों? फेसबुक पे कम्युनिटी है, व्हाट्सएप पर चैनल्स हैं, इंस्टा पे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स है, यूट्यूब पे मेंबरशिप का फीचर है, लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहती है कि क्रिएटर्स अपनी एक कोर कम्युनिटी बनाए, उनकी ऑडियंस से वो ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए, ज्यादा जुड़ पाए, क्योंकि इससे फ्यूचर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही फायदा होगा। जब कोई फीचर पुराना होता है या कॉमन हो जाता है तो कंपनीज का काम होता है कुछ नया लेके आना या एक नई डिमांड को क्रिएट करना ताकि कंपनी चलती रह सके। जब इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स गेन करना इजी हो गया तब उन्होंने कम्युनिटी का फीचर निकाला ताकि क्रिएटर बिजी रहे कम्युनिटी को बड़ा करने में और ऑडियंस भी एंगेज रहे क्रिएटर के साथ। इसके सिवाय टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स जो कि इतने टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने भी अभी अपने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज कर दिया है, लेकिन वो क्रिएटर्स को पैसे बैंक अकाउंट में नहीं देते हैं बल्कि क्रिप्टो में देते हैं। उन्होंने खुद का एक क्रिप्टो बना रखा है जो कि है टोन। आपके चैनल पे कितनी एंगेजमेंट है उस हिसाब से आपको टोन टोकन्स मिलते हैं जिनको आप लेटर ऑन अपने क्रिप्टो वॉलेट में ले जा सकते हो और फिर उसको क्रिप्टो के साथ ट्रेड कर सकते हो या फिर विड्रॉ कर सकते हो। रेडिट पे भी सेम वे में कम्युनिटी पॉइंट्स मिलते हैं जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के लेयर 2 पे स्टोर होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अभी के लिए ये समझ लो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो दे रहे हैं। इंस्टा के रिवॉर्ड सिस्टम को सोशल फी बोलते हैं, यानी कि सोशल फाइनेंस, और 2024 में सोशल फाइनेंस की मार्केट वैल्यू ऑलरेडी 2.5 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। राइट नाउ मार्केट में 400 से भी ज्यादा सोशल फाइनेंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इनमें से कुछ के नाम है स्टीमिट, माइंड्स और फ्रेंड.टेक। माइंड्स ऐसे प्लेटफॉर्म पे 6 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, वहीं स्टीमिट पे 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। इसके सिवा से पिछले साल ही यानी 2024 में ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने $470 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं सोशल फाइनेंस सेक्टर में। और तो और स्टैट्स की माने तो नियरली 45% सोशल मीडिया यूजर्स कंसर्न्ड है अपनी प्राइवेसी और डाटा ब्रीचिंग को लेके। और ये भी एक रीजन है कि क्यों लोग ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी टोटली आपके हाथ में होगी, ओनर आप ही होंगे, डाटा वगैरह कोई ब्रीच नहीं कर सकता वहाँ पे। नाउ आई होप आप लोगों को ये बातें सुन के इतना तो रियलाइज हो गया होगा कि गेम बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया कंपनी से लेके ऑडियंस तक सब शिफ्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं और यही रीजन है कि मैंने कहा था यूट्यूब बंद होने वाला है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि यूट्यूब कब तक बंद होगा, कैसे बंद होगा और एज ए क्रिएटर हमें क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडिया तक कोई भी चीज पहुंचेगी उससे पहले वो चीज फॉरेन में कॉमन हो जाएगी। फॉरेन में लोग जल्दी अडेप्ट करते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी फॉरेनर्स को आराम से 3 से 5 साल लगने वाले हैं Web3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से शिफ्ट होने में। ऐसा नहीं है कि लोगों को वहाँ पे ये चीज पता नहीं है, उनको पता है और लोग ऑलरेडी शिफ्ट भी हो रहे हैं, लेकिन स्टिल टाइम लगेगा जब तक ये नॉलेज पूरी तरह से कॉमन ना हो जाए। अब अगर कोई चीज फॉरेन में कॉमन होती है तो उसके 3 साल के अंदर इंडिया उसे अडेप्ट करता है और इंडिया के साथ बाकी एशियन कंट्रीज भी। तो ये हुए 8 साल। तो आप कह सकते हैं कि नियरली आज से 8 साल बाद हमारे पास नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे जिन पे अर्निंग का वे कुछ और ही होगा। लेकिन हर कंट्री में सोसाइटी अलग अलग टीयर्स में बटी होती है और ठीक उसी तरह इंडिया में भी 3 टीयर्स ऑफ सोसाइटी है, जिनमें से फर्स्ट टीयर वाले तो इस चीज को 8 साल के अंदर अडेप्ट कर लेंगे, लेकिन टीयर 3 की ऑडियंस को इसे अडेप्ट करने में काफी टाइम लगेगा।
लगेगा। तो आप अप्रॉक्स इसे 10 साल मान के चल सकते हैं। 10 साल बाद पूरा इंडिया Web3 को समझ चुका होगा और अडेप्ट भी कर चुका होगा। लेकिन ये टाइमलाइन थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। 10 साल का टाइम पीरियड तब है जब सब कुछ स्टेबल है दुनिया में और हमारी सरकार उसी तरह चले जिस तरह अभी चल रही है। लेकिन अगर थोड़ा भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स या फाइनेंस इंडस्ट्री में कुछ होता है तो ये टाइम पीरियड आराम से 15 साल तक जा सकता है। लेकिन 15 साल लास्ट है। 15 साल से ज्यादा नहीं लगने वाले इस टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम को कॉमन होने में, क्योंकि तब तक जनरेशन एक्स जिनको टेक्नोलॉजी समझने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी वो नियरली खत्म हो चुकी होगी। मिलेनियर्स अपने 40 में होंगे और जनरेशन जेड जो कि हम है, हमें अडेप्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। और जनरेशन अल्फा और बेटा जो कि अपनी यूथ में होगी वो तो पैदा ही इस चीज के साथ हुई होगी, तो उनके लिए बहुत ही कॉमन होगा। तो 15 ईयर हमारी टाइमलाइन है। 15 साल बाद आपको अपने करियर को बचाने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सब लोग अपना करियर बचा पाएंगे? जवाब है नहीं। फ्यूचर में सिर्फ वो क्रिएटर सिक्योर है जिसके पास कम्युनिटी होगी, और कम्युनिटी ऐसी होगी जो कि बाकी कॉम्पिटिटर से बेटर होगी, तभी आप लोग अर्न कर पाएंगे। अदरवाइज लोग दूसरी कम्युनिटीज में पैसे लगाएंगे और आपको कुछ भी अर्निंग नहीं होगी। इस सब के सिवाय जो लोग अभी मिडिल क्वालिटी या लो क्वालिटी कंटेंट बना के अभी अपना काम चला रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक लोगों का कंजप्शन पैटर्न चेंज हो चुका होगा। जिस तरह टिकटॉक बैन होने के बाद लोगों को टिकटॉक का कंटेंट क्रिंज लगने लगा था और वो हाई क्वालिटी रील्स और शॉर्ट्स देखने लगे थे, ठीक उसी तरह जो बेकार नीश है या मीडियोकर कंटेंट है उस टाइम पे सिर्फ क्रिंज बन के रह जाएगा और कुछ नहीं। सर्वाइव सिर्फ वो कर पाएंगे जो टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडेप्ट करेंगे और ऑडियंस को नचाना जानते होंगे और उनकी डिमांड उनसे बेटर समझ पाएंगे, उनके डाटा को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे और अपना काम चला पाएंगे। जितना आसान अभी के टाइम पे इन्फ्लुएंसर बनना है उतना ही मुश्किल होगा उस टाइम पे इस मार्केट में घुसना, और यही टाइम होगा क्रिएटर्स इकोनॉमी के खत्म होने का और मार्केट में एक डिप आने का। इसलिए मेरी आप लोगों को एडवाइस है, जब तक ये क्रिएटर इकोनॉमी चल रही है आप लोग जितने पैसे कमा सकते हैं कमाइए और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बिजनेस भी खोलिए, क्योंकि दुनिया बदलेगी और ये सब इतनी जल्दी होगा कि कोई भी रियलाइज नहीं कर पाएगा। अगर आप आज भी क्रिएटर बनने की सोचते हैं तब भी आपको क्रिएटर बनने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे और फिर आपके पास कमाने के लिए सिर्फ 12 साल होंगे, और नॉर्मली एक क्रिएटर का पीक टाइम सिर्फ 5 साल तक चलता है। तो मान के चलिए कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 साल ही होंगे, लेकिन आप इस सबसे बच सकते हैं। अगर आप अपने लर्निंग पीरियड को कम करके जल्दी से स्टार्ट कर दो तो आपके पास 3 साल से ज्यादा का टाइम होगा। आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से और नॉलेज से एक 7 घंटे का कोर्स बनाया है जो कि टोटली फ्री है। मैं रियली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सच में सीरियस है कंटेंट क्रिएशन को लेके तो उस वीडियो को पूरा देखना, उसको समझना। आप 3 साल के अंदर जो गलतियां करके सीखने वाले थे वो सब कुछ 1 साल के अंदर ही हो जाएगा और आपके पास 2 साल एक्स्ट्रा होंगे अर्न करने के लिए। और अगर आप लोग मेरी बातों को समझ पाए तो आपका पीक पीरियड सिर्फ 5 साल के लिए नहीं चलेगा बल्कि उससे ज्यादा चलेगा, और जब तक क्रिएटर इकोनॉमी खत्म होगी तब तक आप इतना अर्न कर चुके होंगे कि आप अपनी जनरेशन वेल्थ क्रिएट कर चुके होंगे। इस सब के अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर Web3 के पहले यूजर्स बने, इसलिए मैं आप लोगों को कम्युनिटी बिल्डिंग भी सिखाना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर के लिए आप लोग तैयार रहे। अगर मुझे इस वीडियो पे 3000 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं कम्युनिटी बिल्डिंग और पेड ऑडियंस कैसे ग्रो करनी है वो चीज भी आप लोगों को टोटली फ्री में सिखाऊंगा, वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ फ्यूचर टेक को ध्यान में रखते हुए। आई नो ये वीडियो काफी लोगों को अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये फ्यूचर है और आज नहीं तो कल आप इस वीडियो पे दोबारा जरूर आओगे। तब तक के लिए मेक श्योर कि आप अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट कर दे और इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।